गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट्स, सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हो? आशा कर रहा हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे, सकुशल होंगे, परिवार के सभी सदस्य भी सकुशल होंगे। इस दौरान इस कोविड-19 के दौर में अपन जो चर्चा कर रहे थे प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जो इस पॉइंट की अपन बात कर रहे थे वो अपना राजनीतिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक था, वो विचारधाराओं से लेके आया था प्यारे विद्यार्थियों। इन विचारधाराओं के टॉपिक में अपन ने उदारवाद, समाजवाद पढ़ा और तीसरा जो पॉइंट था अपना वो कार्ल मार्क्स था या मार्क्सवादी विचारधारा थी प्यारे विद्यार्थियों। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आज दुनिया भर में विश्व स्तर पर कार्ल मार्क्स की जो चर्चा की जाती है वास्तव में वो सही सा प्रतीत होता है। और अपन ने जो बात की थी वो कार्ल मार्क्स के जन्म की बात की थी। पहले कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ, यहूदी परिवार में हुआ। इसने पिता जो वकील थे, प्रारंभ से ये नास्तिक थे लेकिन इसने ईसाई धर्म भी स्वीकार किया और इन्होंने फिर बाद में बर्लिन में शिक्षा प्राप्त की, पीएचडी और डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद वो इंग्लैंड चले जाते हैं। उनसे एक दोस्त से मुलाकात होती है जिसका फ्रेडरिक एंजल्स नाम होता है। उनके साथ मिलकर उन्होंने पुस्तकें भी रचना की थी और कुछ कार्ल मार्क्स के विचारों से संबंधित ऐसी पुस्तकें हैं। उन कुछ ऐसे विचारक हैं जिन्होंने मार्क्स से संबंधित रिलेशन में, कोरिलेशन में संबंधित क्या लिखी हैं, पुस्तकें लिखी हैं। और अपन आज जो चर्चा करेंगे कार्ल मार्क्स के जो सिद्धांत हैं उनकी कुछ ऐसी पुस्तकें हैं। कार्ल मार्क्स की पुस्तकों के साथ साथ दो चार पुस्तकें और हैं प्यारे विद्यार्थियों जो कार्ल मार्क्स के साथ साथ इन्होंने भी लिखी हैं। देखो, द ओरिजिन ऑफ फैमिली ये पुस्तक है, कार्ल मार्क्स का दोस्त था एंजल्स, इसने ये पुस्तक लिखी है। एक पुस्तक है द प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट, ये भी दो पुस्तकें हैं, वो कार्ल मार्क्स के दोस्त ने लिखी हैं। ये दो पुस्तकें प्यारे विद्यार्थियों, जो कार्ल मार्क्स का जो दोस्त था एंजल्स, फ्रेडरिक एंजल्स, इसने भी दो पुस्तकें लिखी हैं, वो ये पुस्तकें हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी पुस्तकें हैं जो मार्क्स से संबंधित हैं, मैंने लिखा भी है। कार्ल मार्क्स से संबंधित या कोरिलेशन संबंधित जो पुस्तकें हैं वो कौन कौन सी हैं। एक पुस्तक है वो ये है द स्टेट ऑफ रेवोल्यूशन, ये पुस्तक है, लेनिन की पुस्तक है। फ्रांस के जो विचारक हैं लेनिन, उस लेनिन ने ये पुस्तक लिखी है प्यारे विद्यार्थियों। एक है ऑन कॉन्ट्रडिक्शन, ये माओ की पुस्तक है, चीनी विचारक हैं। एक है द प्रिजन नोटबुक, ये ग्रामसी की पुस्तक है। ये भी पुस्तक पूछी जाती है, बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं प्यारे विद्यार्थियों, इसलिए मुझे बतानी पड़ी। सभी पुस्तकें उनसे संबंधित हैं, इसलिए कभी कभी पूछ लेता है तो हमारे कोई मार्क्स न कटे, इसलिए मैंने इन पुस्तकों से संबंधित जिक्र किया है। आपको कहीं से कतई कोई प्रश्न ऐसा नहीं मिलेगा जो राजनीतिक विज्ञान में अपन ने पढ़ा उससे बाहर हो, नहीं प्यारे विद्यार्थियों, कहीं कोई प्रश्न मिलने की कोई संभावना नहीं है। मिलेगा तो वो सबको ही मिलेगा, अपन को ही नहीं मिलेगा। लेकिन जहां तक मुझे पता है 99.99 कहीं कोई ऑप्शन नहीं है कि आपको बाहर से कोई प्रश्न आपको देखने को मिल जाए। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं मार्क्स के विचार और मान्यताओं की बात करने वाला हूं। तो ये 5 पुस्तकें हैं जो मार्क्स से संबंधित हैं प्यारे विद्यार्थियों, जिसमें द ओरिजिन ऑफ फैमिली की पुस्तक है। आप लिख के याद करेंगे तो याद रहेंगी, ना भूल जाओगे प्यारे विद्यार्थियों। द ओरिजिन ऑफ फैमिली है वो एंजल्स की पुस्तक है। और दूसरी है प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट, ये भी पुस्तक है वो कार्ल मार्क्स के दोस्त एंजल्स की पुस्तक है। एक है स्टेट एंड रेवोल्यूशन, ये लेनिन की पुस्तक है। एक है ऑन कॉन्ट्रडिक्शन की पुस्तक है, माओ से तुंगे की पुस्तक है। द प्रिजन नोटबुक है वो ग्रामसी की पुस्तक है। तो ये पुस्तकों की मैंने बात की है प्यारे विद्यार्थियों आपके समक्ष से। अब मैं बात करूंगा मार्क्स के विचार या मान्यताएं। कार्ल मार्क्स के विचार, मार्क्स के विचार ऑब्लिक मान्यताएं, क्या क्या मान्यताएं हैं, कौन कौन से सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने दिए हैं, तो उन सिद्धांतों की भी बात करूंगा। यानी मान्यताएं कह सकते हैं या इनके सिद्धांत भी कह सकते हैं। कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत है उनकी बात कर रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों। देखो, सबसे पहले कार्ल मार्क्स ने जो बात की थी वो हीगल से एक विचार से संबंधित या प्रभावित था प्यारे विद्यार्थियों, देख पा रहे हैं। तो उनसे संबंधित एक विचार दिया था उन्होंने। पहला जो विचार मान्यता दी थी वो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद दिया था। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद
द्वंद्वात्मक भौतिकवाद एक सिद्धांत था। वो सबसे पहला सिद्धांत की बात कर रहा हूँ, पहली मान्यता है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। ये सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने दिया था, लेकिन कार्ल मार्क्स दो विचारकों से प्रभावित होकर ये सिद्धांत देता है। पहले भी चर्चा कर चुके हैं। वो दो विचारक कौन कौन से हैं? पहले विद्यार्थियों मैंने एक बात कही थी, हीगल से था द्वंद्वात्मक, और एक था फायरबाख से संबंधित था। इन दो विचारकों से क्या था, ये कार्ल मार्क्स प्रभावित था। प्यारे विद्यार्थियों, इन दोनों विचारकों के विचारों से इसने क्या दिया है, ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो सिद्धांत दिया है। तो कहने का मतलब है, कुछ लोग कहते हैं कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद वैसे कार्ल मार्क्स के चिंतन का मूल आधार है। और भौतिकवाद, द्वंद्वात्मक आज से सृष्टि के विकास की प्रक्रिया से, प्यारे विद्यार्थियों, ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है, सृष्टि की विकास की प्रक्रिया से है, विकास की प्रक्रिया से संबंधित है। सृष्टि का जो विकास है वो किस तरह से चल रहा है, इस पृथ्वी का निर्माण हुआ है वो पदार्थ से माना है। हालांकि का मार्क्स क्या कहता है, इस पृथ्वी का जो निर्माण है वो मेन तत्व है, वो तत्व क्या है, पदार्थ है। जो पदार्थ है उस पदार्थ के आधार पर इसका निर्माण होता है। भौतिकवाद का आशय सृष्टि के मूल तत्व है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स ने हीगल के द्वंद्वात्मक और फायरबाख के भौतिकवाद से ग्रहण किया है। ये अपन पहले भी देख चुके हैं। और इसी में अपन कहना चाहते हैं कि जहां हीगल अपने दर्शन में सृष्टि का मूल तत्व आत्म चेतना को मानता है, कार्ल मार्क्स ने इसका मूल तत्व क्या माना है, जड़ पदार्थ को माना है। कैसे माना है? मैंने कहा कि हीगल ने कहा था कि सृष्टि का निर्माण किससे हुआ है, तो हीगल ने तो कहा था कि सृष्टि का निर्माण हुआ है वो आत्मा से हुआ है। प्यारे विद्यार्थियों, सोल्व से हुआ है, आत्मा से, यानी चेतना से हुआ है, चेतन से हुआ है। जबकि हीगल ने जो कहा है, मार्क्स ने जो कहा है वो पदार्थ या जड़ चेतना, जड़ से हुआ है। ये मार्क्स कहता है इस पृथ्वी का निर्माण, इस सृष्टि का निर्माण, इस संसार का निर्माण कैसे हुआ है, जड़ तत्व से हुआ है। मार्क्स ने द्वंद्वात्मक प्रक्रिया को गेहूं के पौधे का उदाहरण लेकर क्या किया है, स्पष्ट किया है। गेहूं का एक पौधा लिया, उसके आधार पर इसने समझाने का प्रयास किया। देखो प्यारे विद्यार्थियों कैसे इसने 3 चरण बताए हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय द्वंद्वात्मक प्रक्रिया बताई है और उसका विवरण भी बताया है। पहले मैं बात करना चाहता हूं, एक डायग्राम के सामने से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखो, सबसे पहले जो गेहूं का पौधा होता है, गेहूं का दाना होता है, उस गेहूं के पौधे को, दाने को हम उगाते हैं तो ये पहला चरण हो जाता है, पहला स्टेज हो जाता है। फिर दूसरी स्टेज और तीसरी स्टेज होती है। तो पहली स्टेज है वो एक तरह से द्वंद्वात्मक प्रक्रिया में एक वाद का कारण है, वाद होता है। फिर एक प्रक्रिया होती है वो प्रतिवाद होती है, और फिर क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, संवाद होता है। वाद का मतलब है गेहूं का दाना, वाद का मतलब क्या है, गेहूं का दाना, ये आप बोते हो, ठीक है। जब वो गेहूं का दाना प्रकाश से और संश्लेषण करके खाद से प्रभावित होकर गेहूं का पौधा बन जाता है, क्या बन जाता है वो, फिर प्यारे विद्यार्थियों गेहूं का क्या बन जाता है, पौधा बन जाता है। पौधा बनने के बाद कुछ समय बाद उसमें खाद बीज चलती रहती है और फिर उस पे गेहूं का दाना बनना शुरू हो जाता है, पौधा सूखकर नष्ट हो जाता है, बाली आ जाना, गेहूं पर क्या आ जाना, गेहूं पर बाली, बाली का मतलब जो दंगी होती है प्यारे विद्यार्थियों, दंगी आना, यानी दाना बनना, दाना बन जाता है। आपने देखा होगा गेहूं का दाना बन जाता है। तो सबसे पहले मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले वाद द्वंद्वात्मक प्रक्रिया में गेहूं का जो दाना होता है, ये विवरण है, उसमें सबसे पहले यहां पर आपको वाद लिखना है। आपने कुछ बोया है, जो कच्ची मिट्टी थी उस मिट्टी को उगाकर गुजाई जुजाई करके आप सबसे पहले उसमें क्या करते हैं, गेहूं का दाना बोते हैं। तो वो अवस्था क्या कहलाती है, वाद कहलाती है। अब वो खाद बीज के साथ संश्लेषण करके क्या बन जाती है प्यारे विद्यार्थियों, बाहर निकलता है, और बाहर निकलकर क्या बन जाती है, यहां पर वो प्रतिवाद की अवस्था में आ जाता है, ठीक है। वो उस जमीन से बाहर आ जाता है और तीसरी अवस्था में वो कहां पहुंच जाता है, वो संवाद की अवस्था में पहुंच जाता है। यानी गेहूं के दाना है, उस एक दाने से बहुत सारे दाने बन गए, बाली आ गई,
ठीक है, उसको फिर अपन ने क्या किया, सुखाकर उसने बहुत सा, एक दाने से बहुत सारे दाने बना लिए। तो ऐसी प्रक्रिया है, तो सृष्टि का विकास भी ऐसे ही चल रहा है। ये प्रक्रिया बताई है। इसी प्रक्रिया को द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के साथ साथ जोड़कर कार्ल मार्क्स ने सृष्टि का निर्माण बताया। पूंजीवाद होता है, सरबराह वर्ग का अधिनायक तंत्र होता है, साम्यवाद हो जाता है। तो इसमें वाद में क्या होता है, सबसे पहले यहां पर पूंजीवाद होता है। क्या होता है, पूंजीवाद। पूंजीवाद के बाद दूसरा चरण आता है, वो प्रतिवाद में यहां पर आएगा, वो आएगा सर्वहारा वर्ग या अधिनायक तंत्र। सर्वहारा वर्ग या अधिनायक तंत्र। उसके बाद जो पूछता है यहां पर बनता है, उसके बाद जो समाज की अवस्था बन जाती है प्यारे विद्यार्थियों, वो बन जाता है साम्यवाद। वहां पहुंच के क्या बन जाता है, साम्यवाद बन जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसने कार्ल मार्क्स ने हीगल की तरह, जो हीगल का जो उल्टा जो खड़ा था उसको सुलटा खड़ा कर दिया। द्वंद्वात्मक जो सिद्धांत था, जो सिर के बल खड़ा था, उसको पैरों के बल पे खड़ा करने का प्रयास किया है। तो इसने सृष्टि का मूल तत्व पदार्थ या जड़ को माना है, जड़ तत्व माना है। और इसने एक उदाहरण लिया, वो गेहूं का लिया, कि सबसे पहले हमें क्या करना है, जमीन में गेहूं का दाना बोना है, और कुछ समय बाद खाद बीज होने के साथ साथ वो बाहर निकल जाता है तो पौधा बन जाता है, और कुछ समय बाद वो क्या कर देता है, गेहूं का पौधा बड़ा होकर बाली दे देता है, यानी दंगी आ जाती है, और उस एक दंगी से बहुत सारी दंगियां बन जाती हैं। ऐसी अवस्था में सबसे पहले वाद की अवस्था में पूंजीवाद होता है प्यारे विद्यार्थियों, पूंजीवाद आता है। पूंजीवाद का फिर प्रतिक्रिया होती है, तो सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र बन जाता है, एक वर्ग बन जाता है जो शासन करता है, शोषण होता है। उसके बाद की अवस्था आएगी प्यारे विद्यार्थियों, तो सब लोग साथ हो जाएंगे, सब मिल जाएंगे, वो संवाद की अवस्था हो जाएगी, सब इक्वल हो जाएंगे। तो कहने का मतलब पहले इस एक का ही पूंजीवाद में अपन ने बोया इसको, उसके बाद इसने अधिनायक तंत्र स्थापना की। बाद में एक अवस्था ऐसी आई कि सब लोग बराबर हो गए, एक दाना था वो प्रभावशील था, अब सारे दाने एक जैसे हो गए, तो बहुत सारे दाने हो गए तो प्रभावशील, सबका प्रभाव हो गया। तो ऐसे समझाने का क्या किया है कार्ल मार्क्स ने प्रयास किया, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये नियम है, कार्ल मार्क्स ने कहा कि इसके 3 नियम बताता हूं आपको, बड़े बड़े, तो मैं नोट लिखूंगा, आप स्क्रीनशॉट लेके आपको देख लो इनको। फिर मैं आपको 3 सिद्धांत बता रहा हूं कार्ल मार्क्स के, जो इस नियम को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। इस विकास के 3 नियम बताए हैं। पहला द्वंद्वात्मक सिद्धांत है, उसके 3 नियम बता रहा है, वो कौन से हैं देखो। सबसे पहले 3 नियम कौन से बताए हैं, 3 बुनियादी नियम बताए हैं, 3 नियम बताए हैं। 3 नियम की बात कर रहा है। पहला नंबर फर्स्ट है, सबसे पहले परस्पर व विपरीत तत्वों की एकता और संघर्ष का नियम। परस्पर, पहली बात है परस्पर एवं विपरीत, परस्पर एवं विपरीत तत्वों की एकता व संघर्ष का नियम। एकता व संघर्ष का नियम। देखो इसमें क्या कहता है, पहली बात तो ये कह रहा है इस नियम में कि परस्पर सब जो दाने हैं एक हैं, फिर बाद में उनमें आपस में विपरीत अवस्था आ जाती है, तो विपरीतों की हो गई, सब एक साथ कार्य करते हैं और आपस में संघर्ष की अवस्था भी पाई जाती है। तो इसका मतलब जैसे पूंजीवाद है, उसमें मजदूर और जो पूंजीपति हैं वो एक साथ भी रहते हैं, और उनमें दोनों का जो लक्ष्य होता है वो अपना अपना हित चाहना होता है, तो संघर्ष हो जाता है। तो एकता और संघर्ष दोनों मिलकर कार्य करते हैं। इस नियम में ये भी ध्यान रखना है। परिणाम से गुण की ओर परिवर्तन, परिणाम में गुण की ओर परिवर्तन, गुण की ओर क्या है, परिवर्तन, गुण की ओर क्या है पर विद्यार्थियों, परिवर्तन है। ये भी आपको ध्यान रखना है। परिणाम से गुण की ओर परिवर्तन है। निषेध का निषेध नियम है, एक नियम है निषेध का निषेध नियम। जैसे चुंबक के 2 ध्रुव हैं
उनमें आपस में कभी नॉर्थ और नॉर्थ नहीं मिलते, नॉर्थ और साउथ को मिलाओ कभी मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब विपरीतों में एकता का नियम है और परिणाम से गुण की ओर परिवर्तन का नियम भी है। तो ऐसे ये 3 नियम आपको ध्यान रखने हैं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में। प्यारे विद्यार्थियों, ऑफलाइन क्लासेज में इनकी चर्चा करेंगे, लेकिन जहां तक हो सके ऑनलाइन क्लासें आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुचारू रूप से आपको यहाँ पर चल रही हैं। तो ये कार्ल मार्क्स का एक पहला नियम था द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत वैसे मूल अवधारणा मानी जाती है, लेकिन है नहीं, क्योंकि इसने हीगल और फायरबाख से प्रभावित होकर दिया है। हीगल जहाँ पर सृष्टि का निर्माण है वो आत्मा को मानता है, चेतना से मानता है, जबकि कार्ल मार्क्स किससे मानता है, पृथ्वी के दर्द पदार्थ या जड़ से मानता है। फिर इसने 3 अवस्था बताई हैं, वाद, प्रतिवाद और संवाद की, यानी पूंजीपति, फिर अधिनायक तंत्र और फिर साम्यवाद की स्थापना की है। ठीक है सर। फिर इसने 3 नियम बताए प्यारे विद्यार्थियों। परस्पर विपरीत तत्वों की एकता और संघर्ष का नियम है, परिवर्तन में परिणाम में गुण की ओर परिवर्तन है, और निषेध का निषेध नियम की बात इसने की है। तो ये पहला विचार था कार्ल मार्क्स का। अब मैं बात करना चाहता हूँ कार्ल मार्क्स का ये पहला विचार द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। कार्ल मार्क्स का नंबर 2 विचार है वो इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या है प्यारे विद्यार्थियों। नंबर 2 है इतिहास की भौतिकवादी, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या का सिद्धांत दिया है वो कार्ल मार्क्स ने दिया है। इसे ऐतिहासिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, या ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत से नाम से भी जाना जाता है। ऐतिहासिक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद सिद्धांत भी कहते हैं इसको, ऐतिहासिक भौतिकवाद सिद्धांत भी कहते हैं। इसी सिद्धांत का नाम है प्यारे विद्यार्थियों, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें एक अच्छा सा डायग्राम बना के मैं आपको समझाना चाहूँगा, जिसमें बात आपको समझ में आए, मैं ये चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। इसमें कुछ ऐसे कह सकते हैं, ऐतिहासिक भौतिकवाद के नाम से जाना जाता है। मार्क्स का ये सिद्धांत मानना है, ये मानना भी है कार्ल मार्क्स का, कि इतिहास, मानव इतिहास में होने वाली विभिन्न परिवर्तन घटनाएं कुछ विशेष और महान व्यक्तियों के कारण परिणाम स्वरूप नहीं, बल्कि परिवर्तन घटनाएं भौतिक और आर्थिक कारणों से होती हैं। यानी कोई भी अगर कहीं परिवर्तन होता है, जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन किन कारणों के आधार पर होता है प्यारे विद्यार्थियों, तो किसी महान व्यक्ति के आधार पर नहीं, बल्कि उस किसके आधार पर होता है, भौतिक और आर्थिक चीज़ों के आधार पर है। भौतिक व आर्थिक कारणों से होता है। बहुत आर्थिक कारणों के कारण क्या होता है, परिवर्तन होता है। इन कारणों के कारण परिवर्तन होता है। ऐतिहासिक भौतिकवाद को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। जैसे समाज है, कोई भी मान लेते हैं अपन समाज है, उस समाज में जो आधार माना जाता है प्यारे विद्यार्थियों, एक समाज लिया अपन ने, जैसे समाज की बात करते हैं, ये समाज हो गया। इसमें 2 आधार मानूंगा मैं, समाज में 2 रूपों में आधार मानता हूं। एक तो आधार के रूप में, एक आधार हो गया, एक उस पर टिका है, वो है अधिरचना के रूप में। आधार और अधिरचना के रूप में माना मैंने। इसमें उत्पादन प्रणाली मानी, इसमें आधार के रूप में क्या माना, उत्पादन प्रणाली, उत्पादन की क्या है, प्रणाली है। और अधिरचना में क्या माना मैंने, अधिरचना में सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक अवस्था मानी। सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्या मानी, अवस्था मान ली मैंने। भाई अवस्था होती है, एक तो आधार तो इसका बेस है, अधिरचना उस पर टिकी हुई है। इसके बाद मैंने मानू यहाँ पर जिसमें उत्पादन की शक्तियां हैं और उत्पादन का संबंध है। उत्पादन की क्या हैं, शक्तियां हैं, किन शक्तियों के कारण होता है, और उत्पादन से संबंध क्या है, उत्पादन से संबंध क्या बना हुआ है, ये मान सकता हूं। उसके बाद उत्पादन की जो शक्तियां वो कौन कौन सी हैं प्यारे विद्यार्थियों, उत्पादन के साधन होंगे और श्रम शक्ति होगी। उत्पादन के कुछ इसके 2 रूपों में, एक तो साधन के रूप में और एक होगा वो क्या होगा, वो श्रम के रूप में, 2 रूपों में होगा। और यहाँ संबंध होगा वो राजनीतिक विन्यास और परस्पर विरोधी वर्ग, यहाँ पर होगा वो होगा राजनीतिक
विन्यास होगा, और एक होगा इस उत्पादन का जो संबंध होगा परस्पर विरोधी वर्ग, परस्पर विरोधी वर्ग होगा। ये होंगे। साधन के रूप में अपन क्या क्या हो सकते हैं, जैसे पत्थर हो सकता है, चक्की हो सकती है, कोई उत्पादन का जो साधन है पत्थर से हो सकता है, चक्की आपने देखी हो चक्की से हो सकता है, या फिर इसको ले सकते हैं कोई मशीन होगी। अरे वो उत्पादन किससे होता है, मशीन से। मशीन साधन हो गए, ये मैं कह रहा हूं साधन के रूप में देखा मैंने अपनी, साधन के रूप में ये 3 साधन हो गई। एक है श्रम शक्ति में अज्ञानी, ज्ञान में वृद्धि और ज्ञानी। कैसे हो सकता है, कोई काम करने वाला अज्ञानी हो सकता है और अज्ञानी होगा, और इसमें क्या हो सकता है, ज्ञान में वृद्धि हो सकती है, उसके ज्ञान में क्या होगी, वृद्धि भी हो सकती है, और वो ज्ञानी भी हो सकता है। तो ये उसके क्या है, श्रम है कि कैसे वो कार्य करता है। राजनीतिक विन्यास की बात करूं तो दास अवस्था, सामंत और पूंजीवाद। दास अवस्था, सामंत अवस्था, और तीसरी है वो कौन सी होगी, पूंजीवाद। पूंजीवाद होगा। ये 3 अवस्था के रूप में देखा है। जबकि परस्पर स्वामी और इसमें जो वर्ग होगा, इसमें होगा वो वर्ग होगा दास के आधार पर। एक तरफ दास होगा, दास व स्वामी होगा। इन दोनों में आपस में संघर्ष पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा। अरे दास मजदूर है और ये राजा है, तो दोनों में आपस में संघर्ष होगा कि नहीं होगा, परस्पर विरोधी वर्ग बनेंगे कि नहीं बनेंगे। ये राजनीतिक विन्यास से जो अवस्था होगी दास वर्गों की होगी। दूसरी है सामंतवाद अवस्था है। इस अवस्था में क्या होगा, दोनों में कौन कौन होंगे, जमींदार और किसान होंगे। एक तरफ तो मैंने कह दिया किसान होंगे और वह जमींदार होगा। यह जमींदार अपने लगान ज्यादा चाहता है, किसान कम से कम देना चाहता है और अपना खुद का प्रॉफिट करना चाहता है। तो दोनों में फिर भी संघर्ष होगा। और एक है यहां पर मजदूर होगा और एक तरफ पूंजीपति होगा। यहां पर कौन होगा, मजदूर व पूंजीपति। पूंजीपति होगा यहां पर, यानी अमीर वर्ग, फैक्ट्री का मालिक होगा। यानी यह अवस्था थी, पत्थर से जब आविष्कार होता था, कार्य होता था, तो लोग अज्ञानी थे। इसमें दास अवस्था थी, दास और स्वामी में आपस में संघर्ष होता था, लेकिन इतना नहीं होता था। चक्की से बनी थोड़ा बहुत आविष्कार हुआ तो ज्ञान में वृद्धि हुई और सामंतवाद की अवस्था ही किसान और मजदूर बन गए। बाद में जब ज्ञान में ज्ञानी हो गया तो मशीन से उत्पादन भी करने लग गया, पूंजीवाद अवस्था आ गई, मजदूर और पूंजीपति हो गए फैक्ट्री में काम करने वाले। तो ऐसे करके फिर कार्ल मार्क्स का यह सिद्धांत आएगा और ये इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या में परिवर्तन दर्शाता है इसकी अवस्थाओं में, कि कैसे कैसे अवस्थाएं, 6 अवस्था मानी थी लेकिन 3 अवस्था आपको सामने यहाँ पर सीधी सीधी दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर दास अवस्था, सामंतवाद और पूंजीवाद की अवस्था ये यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये 3 आपकी मेन मुख्य जो हैं ये अवस्थाएं आपको स्पष्ट रूप से नजर आ रही हैं। अब इस प्रकार से स्पष्ट है कि उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन हुआ, तब मनुष्य के सामाजिक संबंधों में परिवर्तन हुआ और मार्क्स ने आर्थिक आधार पर मानव इतिहास की 6 भागों में इसको विभाजित भी किया है। मैंने कहा कि जब उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन हुआ तो व्यक्ति की सामाजिक प्रक्रिया में परिवर्तन हो गया। अरे भाई अपन पहले कैसे रहते थे, घर वालों को पूछो, आप खुद सपोज करो, छोटे बच्चे थे कैसे रहते थे, ठीक है, कंची वगैरह खेलना, ताश बनाना, छोटे छोटे है ना, तो जिस तरह से खेलते थे, ठीक है, सतोलिया वगैरह, आज ऐसे खेल नहीं खेलते, अपन मोबाइल से खेलते लगे। ऐसे अपने दादाजी इनको पूछे कि पहले अवस्था कैसी थी वास्तव में जो आटा पीसने की पहले चक्की आती थी, क्योंकि लोग अज्ञानी थे और दास के रूप में काम करते थे, राजा होता था, फिर थोड़ा सा उससे बड़ा आया, पत्थर के बाद चक्की आ गई, फिर मशीन आ गई। तो ये समाज का परिवर्तन रूप है। जैसे जैसे पैसे वाले बन जाते हैं, पहले अपन झोपड़ी वगैरह में रहते थे, ठीक है, ढाह टाइप होती थी, छान वगैरह जिसको बोलते थे, है ना, तो ऐसे बना के हम सब लोग रहते थे। आज पैसे हो गए तो मकान में लगा देते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया का मतलब है यहाँ पर आप अज्ञानी से ज्ञानी होते जा रहे हैं। तो ऐसी अवस्थाओं के आधार पर अपन परिवर्तन करना चाह रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका मतलब परिवर्तन हुआ। इसमें कार्ल मार्क्स ने 6 अवस्थाएं बताई हैं। कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 6 अवस्थाओं का क्या किया है, जिक्र किया है। इस सिद्धांत में 6 अवस्थाएं हैं, 6 अवस्थाएं बताई हैं। 6 अवस्थाएं कौन कौन सी बताई हैं मैं आपको पहले बता रहा हूं। देखो पहले विद्यार्थियों, सबसे पहले आदिम साम्यवादी अवस्था थी। कौन सी अवस्था थी? आदिम साम्यवादी
अवस्था, आदिम साम्यवादी अवस्था थी, पहली अवस्था थी वो, जिसमें मनुष्य को जो मिलता था उसमें संतुष्ट था, जो मिलता खा लेता, जहां नींद आती वहां सो जाता था, पेड़ वगैरह में फल फ्रूट खा लेता था, जंगल में रहता था इकल्ला, कोई ज्यादा लेना देना नहीं था सामाजिक प्रक्रिया से। तो इसका मतलब ये आदिम साम्यवादी अवस्था थी, ठीक है, कच्चा मांस वगैरह खाना, आग का फिर थोड़ा आविष्कार हुआ। फिर दूसरी अवस्था आती है वो दास अवस्था आती है। फिर दास अवस्था में होता क्या है, कुछ लोग जो शक्तिशाली होते हैं वो अपना वर्ग बना लेते हैं, मतलब शक्तिशाली, और वो छोटे वर्गों से या छोटे लोगों से क्या कराता है, कार्य करवाता है। तो ये दास अवस्था आ गई। उसके बाद तीसरी अवस्था आई जिसमें कुछ आविष्कार हुए, वो सामंतवादी अवस्था आई। सामंत अवस्था आई, इसमें छोटा मोटा आविष्कार हुआ पहले विद्यार्थियों, और इस आविष्कार में जमींदार का प्रभाव हो गया, सामंतों का प्रभाव हो गया, तो यह अवस्था भी निखर के आई। बाद में चौथी जो अवस्था है वो है पूंजीवादी अवस्था। पूंजीवादी, यहां पर बढ़ चढ़कर आविष्कार हो गया, पूंजीवादी अवस्था, सब चीजों का आविष्कार हो गया, मशीनी युग आ गया यहां पर, और अच्छा खासा शोषण होने लग गया। कुछ लोग पैसे वाले अमीर वर्ग अपने आप को धनाढ़ समझने लग गए, और बाकी फैक्ट्री में काम करने वाले बेचारे उनका शोषण होने लग गया, बहुत बड़ा शोषण होने लग गया। कितना पैसा वो कमाते हैं, कितनी लागत से वो मशीनें गाड़ी वगैरह बनाते हैं, और फिर गाड़ी वाला